नमस्कार दोस्तों आप सभी लोगों का पीसीएस एकेडमी में स्वागत करता हूं। और दोस्तों आज हम लोग जीएस थर्ड पेपर का यह प्रश्न देखेंगे, ठीक है। और जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन को आप लोग ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे आपको नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहे। और दोस्तों जो आंसर राइटिंग है, आंसर राइटिंग के लिए आप लोगों को प्रश्न मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पर करना है, और उस जो भी आप प्रश्न लिखकर भेजेंगे मेरे पास में, तो मैं आप लोगों को टेलीग्राम पर एक चैनल है, ठीक है, टेलीग्राम पर आप लोग सर्च करिए पीसीएस एकेडमी, तो उस पर मैं सारे के सारे प्रश्न जितने भी आप लोग मुझे लिख कर सेंड करेंगे मैं उस पर सेंड कर दूंगा, जिससे आप दूसरों के प्रश्न को देखना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, ठीक है। दूसरों के प्रश्न से देखने के बाद आपको पता चलेगा कि मेरे अंदर क्या कमी है, क्या अच्छाई है, तो उससे आप खुद इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ज़रूर करिए, और आप लोगों को मेरा कार्य पसंद आता है तो आप लोग लाइक और शेयर करना ना भूलें। शेयर आप लोग फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप जो भी आपके फ़ोन में है उसके माध्यम से कर सकते हैं, जिससे दूसरे लोगों को भी ये फ़ायदा मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का प्रश्न है, सिक्किम भारत में प्रथम जैविक राज्य है, ठीक है। और जैविक राज्य के पारिस्थितिक एवं आर्थिक लाभों का वर्णन करना है। तो प्रश्न क्या है उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को लिखना है, ठीक है। तो क्या क्या चीज़ें लिखनी है मैं वो आप लोगों को बता दूंगा। तो आप लोगों को क्या क्या चीज़ें, क्या क्या कंटेंट डालना है वो मैं आप लोगों को समझा के बता के, ठीक है। और जो भी चीज़ें हैं उसको आप अपने शब्दों में लिखना है। पूरे क्वेश्चन को 3 पार्ट में लिखना है, इंट्रोडक्शन पार्ट, बॉडी पार्ट और कंक्लूजन पार्ट, ठीक है। और पैराग्राफ में लिखना है। आप लोगों को हेडिंग नहीं डालनी है, ठीक है। आप अंडरलाइन कर सकते हैं, किसी ग्रेट लीडर्स की लाइन लिख सकते हैं, डाल सकते हैं, और या तो उसी से शुरुआत कर सकते हैं, या तो केस स्टडी कोई हो तो उसको आप लोग यूज़ कर सकते हैं, या तो कोट्स का यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से चलिए स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्न ये है, सिक्किम भारत में प्रथम जैविक राज्य है और जैविक राज्य के पारिस्थितिक एवं आर्थिक लाभों का वर्णन करना है। अब देखिए 2016 में सिक्किम को भारत का प्रथम जैविक राज्य घोषित किया गया था, और इसका एरिया जो है वो 75,000 हेक्टेयर भूमि में फैला हुआ है। अब बिहार जब ये हुआ था, जैविक राज्य घोषित किया गया था 2016 में, तो इससे पहले ही 12 वर्ष पूर्व ही जो आपकी सिक्किम की विधानसभा है तो उसने घोषणा कर दी थी कि अपने यहाँ जो कीटनाशक हैं और उर्वरक हैं तो इन चीज़ों का प्रयोग उसने बैन कर दिया था, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं इससे जैविक राज्य बनने की दिशा में, ठीक है। अब जैविक राज्य क्या है? जैविक राज्य का मतलब यही है, मतलब सिंपल वर्ड में अगर बोलें कि जैविक राज्य क्या है, जहाँ पर रासायनिक उर्वरक और जितने भी कीटनाशक हैं उनका उपयोग नहीं किया जाता। ध्यान रखिएगा, उनका उपयोग नहीं किया जाता। जो भी कृषि की जाती है वो परंपरागत तरीके से की जाती है, ठीक है, जैविक कृषि की जाती है। तो ये है आपका। और जैविक कृषि जो होती है वो रासायनिक कीटनाशक और उर्वरक जो होते हैं उनका इस्तेमाल करने के बजाय परंपरागत तरीके से किया जाता है। और जिससे होता क्या है कि जो पर्यावरणीय तालमेल है उसको बनाकर की जाती है, जिससे पर्यावरण और हमारे ज़मीन को, जल को, वायु को, इन सब चीज़ों को कोई नुकसान ना पहुँचे। और दीर्घकाल में क्या होता है कि दीर्घकाल में बहुत ही अच्छा एक व्यापक पर्यावरणीय और एक आर्थिक लाभ भी उस राज्य को प्राप्त होता है। तो 2016 में सिक्किम को घोषित किया गया था जैविक राज्य, भारत का प्रथम जैविक राज्य घोषित किया गया था। अब मेन जो पार्ट है, मेन पार्ट ये है कि जैविक राज्य के पारिस्थितिक एवं आर्थिक लाभों का वर्णन करता है। तो मुख्य बात यही है। तो अब इसके एक चीज़ और बचती है कि पारिस्थितिक जो पर्यावरणीय लाभ है, जो पर्यावरणीय लाभ है उसको हम लोग देखेंगे, और एक पारिस्थितिक की स्थिरता होती है तो उसको भी ये मेंटेन करने में बहुत हेल्प करता है। तो अब लाभों को देख लेते हैं कि इसके लाभ कौन कौन से हैं। जैसे कोई भी प्रश्न होता है दोस्तों तो इसको आप लोग, जैसे जो मेन पार्ट है आपने कुछ वर्ड या 1-2 पैराग्राफ अपने इसने बता दिए, उसके बाद जो मेन पार्ट होता है, मेन पार्ट में आप लोगों को मुख्य चीज़ जो पूछी गई है तो उसको आप लोगों को वर्णन करना होता है। तो मुख्य बात क्या है, इसके लाभ, पारिस्थितिक और आर्थिक लाभों का वर्णन करता है।
तो अब लाभों को देख लेते हैं कि कौन कौन से लाभ हैं। तो जो जैविक राज्य होता है उसके पारिस्थितिक एवं आर्थिक लाभ कौन कौन से होते हैं। पहला क्या है, पहला पॉइंट है जो भूमि होती है, भूमि की गुणवत्ता में सुधार होता है। सबसे बड़ी बात यही है, जो जैविक कृषि की जाती है वो भूमि की गुणवत्ता में सुधार होता है और भूमि के बंजर होने जैसी समस्या का समाधान भी इससे हो जाता है। जिससे जो बंजर हो रही होती है तो वो चीज़ नहीं होती है। दूसरा पॉइंट क्या है, जैसे जो जैविक कृषि होती है तो उसमें परंपरागत तरीके से कृषि की जाती है, तो उसमें उर्वरकों से भूमि, जो उर्वरक यूज़ नहीं किए जाते, तो उर्वरकों से जो भूमि, वायु और जलीय विषाक्तता होती है, इस समस्या का समाधान भी होता है कि जब हम यूज़ ही नहीं करेंगे तो ऐसी कोई समस्या उत्पन्न नहीं होगी, एक पर्यावरण प्रदूषण भी नहीं होगा। अब जैसे खुद ही आप सोच के देखिए कि जो कीटनाशक और उर्वरकों का उपयोग हम लोग कृषि में किया जाता है वर्तमान में, तो यही कृषि जब पानी के माध्यम से जब ये नदियों में जाता है और तालाबों में जाता है, महासागरीय क्षेत्र में जाता है, तो उस पोर्शन को, उस जलीय तंत्र को भी वो नुकसान पहुंचाता है, एयर पॉल्यूशन को भी बढ़ाता है। तो इन सारी समस्याओं जो वहाँ पर एक पारिस्थितिक तंत्र उत्पन्न होता है जलीय सागरीय में या झीलों में, तो इन सबको वो प्रभावित करता है, वहाँ जलीय जीवों को भी नुकसान करता है। तो इस समस्या को भी ये सॉल्व करता है कि उन परितंत्रों को हानि नहीं होती। अगला क्या पॉइंट है, जो भूमि होती है, भूमि की जल धारण क्षमता, जल को धारण करने की जो क्षमता होती है वो भी बढ़ जाती है, ठीक है। और जो वाष्पीकरण की दर होती है वो कम हो जाती है, जिससे होता क्या है, तो इसका रिजल्ट क्या होता है, परिणाम ये होता है कि जो सिंचाई की लागत है, सिंचाई की लागत भी आपकी कम हो जाती है। तो ये बहुत ही बड़ा एक पानी की बचत भी होती है। जो सिंचाई में अधिक पानी लगता है वो कम पानी में ही सिंचाई हो जाती है। अब अगला क्या है, पर्यावरणीय स्थिरता भी होती है कि एक इन्वायरमेंटल स्टेबिलिटी भी आती है कि आपको जो हमारा पर्यावरण है उसमें जो कीटनाशक उर्वरक हैं उनको नुकसान नहीं पहुंचाते। जब हम यूज़ ही नहीं करेंगे तो वो नुकसान ही नहीं पहुंचाएंगे, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं कौन सा है, कृषि फसल गुणवत्ता और स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव नहीं डालती। कैसे, देखिए, जो अगर हम जैविक कृषि कर रहे हैं तो जो जैसे आम है, केला है, गेहूं है, चावल है, तो हम जैविक विधि द्वारा जो परंपरागत तरीके हैं उन्हीं के माध्यम से अगर कृषि करते हैं तो जो उत्पन्न फसल होगी या फल होंगे, जो खाद्यान्न होगा, वो आपका बहुत ही गुणवत्तापूर्ण होगा, जिससे लोगों के ऊपर स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव नहीं डालेगा। नहीं तो आपका अच्छा खासा पैसा इसी में इन्वेस्ट हो जाता है कि आपको इलाज कराने में चला जाता है। सबसे पहले आप कीटनाशक युक्त सब्जियां, गेहूं, धान, अनाज, खाद्यान्न उपयोग में लाया जाता है। फिर उसी के माध्यम से जब वो चीज़ें आपके बॉडी में जाती हैं तो आपको बीमारियां होती हैं, जिस पर अच्छा खासा पैसा भी लगता है और जिसके कारण एक जनधन की हानि भी होती है। तो ये चीज़ भी बहुत बचत हो जाएगी जैविक कृषि के माध्यम से। अगला क्या पॉइंट है, जो जैविक कृषि होती है, ठीक है, जब किसान लोग करते हैं तो जैविक कृषि में परंपरागत तरीके से किया जाता है और लागत कम आती है। जो हाइब्रिड बीज हैं या बहुत महंगे प्रकार के बीज हैं उनका उपयोग नहीं किया जाता। हम परंपरागत तरीके से ही कृषि को करते हैं और कम लागत में यह कृषि होती है, ठीक है। और जो किसान होता है, किसान की सामाजिक, जब कृषि में हमारा इन्वेस्टमेंट कम होगा तो सीधी सी बात है किसान के पास पैसा बचेगा, जिससे वह अपनी सामाजिक स्थिति को भी सुदृढ़ कर सकता है, ठीक है। अब एक और है, अर्थव्यवस्था में भी ये योगदान देता है। जब किसान के पास पैसा बचेगा तो वो पैसे को यूटिलाइज कर सकता है किसी अन्य जगह पर, किसी अन्य चीज़ को खरीदने पर। तो वो क्या होगा, वो अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करेगा। जब हमारा प्रोडक्शन अधिक होता है, सीधी सी बात है, जब हमारी खरीदारी लोगों की ज़्यादा बढ़ेगी तो प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, जब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो आपका जीडीपी भी बढ़ेगा। तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और इन चीज़ों को आप लोगों को देख के चलना होगा, ठीक है। तो ये सारी बातें आप लोग बता सकते हैं। और लास्ट में निष्कर्ष आपको क्या बताना है कि देखिए, सबसे बहुत बड़ा एक पर्यावरणीय लाभ है, एक इकोलॉजिकल सिस्टम जो हमारा इन्वायरमेंट है उसको स्थिर बनाए रखता है जैविक कृषि। कोई नुकसान नहीं होता, हो चाहे जल हो, वायु हो, भूमि हो या
कोई भी चीज़ एक पारितंत्र है उसको भी नुकसान नहीं पहुंचता, ठीक है। इसके आर्थिक लाभ भी हैं, लेकिन इसकी थोड़ी सी एक चुनौती भी है या कमी भी है कि अल्पावधि में जैसे जो हम लोग हाइब्रिड बीज यूज़ करते हैं कीटनाशकों के माध्यम से फसल उत्पादन बढ़ जाता है, लेकिन जैविक कृषि में क्या होगा, अल्प समय में तो आपका उत्पादन कम होगा, लेकिन बाद में दीर्घकालिक रूप से यह उत्पादन बढ़ता है, ठीक है। तो निष्कर्ष में आप लोगों को यही सारी चीज़ें डालनी हैं कि अल्पावधि में तो चीज़ें ठीक नहीं होंगी, कम होंगी, उत्पादन जो होगा आपका पहले से कम होगा, क्योंकि कीटनाशक डालने पर जो आपकी फसल होती है वो ज़्यादा होती है, हाइब्रिड भी यूज़ करेंगे तो आपको ज़्यादा होगी। तो इन चीज़ों में क्या होगा कि जब आप जैविक कृषि करेंगे तो आपकी अल्पावधि में कुछ टाइम पीरियड में आपको दिक्कतें आएंगी, लेकिन बाद में चीज़ें सब ठीक हो जाएंगी। तो इन चीज़ों को आप लोगों को बिल्कुल निष्कर्ष में बहुत अच्छे से बताना है कि जैविक कृषि के लाभ क्या क्या हैं, ठीक है, और जैविक कृषि होती क्या है। ये आज का प्रश्न रहा और इसको आप लोगों को अपने शब्दों में पिरोकर लिखना है जो चीज़। और इस प्रश्न में आप लोग जो भी आपने कहीं से भी अगर पढ़ रखा हो तो इससे रिलेटेड जो भी फैक्ट हो या जो भी जानकारी है उसको आप लोग यूज़ कर सकते हैं, और यूज़ करने के बाद आप लोग एक बहुत बेहतरीन आंसर को लिखिए, ठीक है। चलिए, ये प्रश्न था 16वां नंबर क्वेश्चन था जीएस थर्ड पेपर का, 200 शब्दों में लिखना है। ध्यान रखिएगा, ज़्यादा लंबा आंसर नहीं होना चाहिए। आप लोगों को जो इंस्ट्रक्शन दी गई हैं कि 200 वर्ड तो 210 हो सकता है या तो 180 हो सकता है। अब ऐसा मत करिए कि 200 बोला गया है आप 250 लिख रहे हैं, तो ये फिर आपका गलत हो। हाँ, तो जितनी शब्दों में कहा जाए उतने ही शब्दों में आप लोगों को स्ट्रिक्टली चीज़ों को फॉलो करना है और एक बेहतरीन उत्तर आप लोगों को लिखना है। लिखने के बाद मेरे व्हाट्सअप नंबर, या मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप लोगों को सेंड करना है और यहाँ से मैं टेलीग्राम पर आप लोगों को सेंड कर दूँगा, जिससे आप सभी के जो भी उत्तर लिखे गए हैं उनको आप लोगों को देखना है। और देखिए आपने उत्तर क्या लिखा है और दूसरे व्यक्तियों ने क्या लिखा है। चलिए अब 17वां प्रश्न देखते हैं आज का। 17वां नंबर क्वेश्चन है जीएस फोर्थ पेपर का, एथिक्स का पेपर का है ये, और 200 शब्दों में इस प्रश्न को आप लोगों को लिखना है, 200 शब्दों में, ठीक है। अब देखिए, असत्य जो होता है, असत्य, तो आज इस प्रश्न को आज हम लोग देखेंगे। प्रश्न क्या है? प्रश्न है, असत्य भी सत्य का स्थान ले लेता है यदि उसका परिणाम निष्कलंक सार्वजनिक कल्याण हो। और इन्वर्टेड कॉमास में है और लास्ट में लिखा है, यह बात जो बोली गई है तिरुकुरल एक तमिल का ग्रंथ है जिसे लघुवेद की भी संज्ञा दी गई है, तो इसमें कहा गई है बात, ठीक है। तो अब इस पर आप लोगों को चर्चा करनी है, ठीक है। तो आप लोग सबसे पहला काम ये करना है कि इस प्रश्न को टुकड़ों में तोड़ लेना है, ठीक है। कैसे तोड़ना है? असत्य भी सत्य का स्थान ले लेता है, एक पोर्शन ये हो गया, यदि उसका परिणाम निष्कलंक सार्वजनिक कल्याण हो, जिसे आपको पता होना चाहिए सार्वजनिक कल्याण क्या होता है, ठीक है। और असत्य भी सत्य का स्थान ले लेता है यदि उसका परिणाम निष्कलंक सार्वजनिक कल्याण हो। अब देखिए, अब इसके बारे में यह लाइन कही गई, अब इसी के बारे में आप लोगों को एग्जाम्पल के साथ में, कुछ कोटेशन के साथ में और पैराग्राफ्स में आप लोगों को चीज़ें बतानी है कि जैसे देखिए, जो सत्य है, सत्य की बात हमारे गांधी जी ने कही है, सत्य को ईश्वर के समान भी माना गया है। नीति शास्त्र में जो सत्य का स्थान है वो सबसे अधिक महत्व दिया गया है, क्योंकि इसमें होता क्या है कि सत्य ही व्यक्तियों के मध्य जो एक विश्वास बनता है या विश्वास बढ़ाने के साथ साथ क्या होता है कि शांति, प्रेम इत्यादि को साथ में लेता है और बढ़ाता है और एक नैतिक व्यवस्था में एक स्थायित्व लाता है, ठीक है। और गांधी जी ने बोला भी था कि सत्य को ईश्वर के समान मानते थे, गांधी जी ने कहा था, ठीक है। अब असत्य जो है, असत्य के बारे में जान लेते हैं कि असत्य को नीति मीमांसा में बुरा माना जाता है, ठीक है। लेकिन असत्य भी क्या है कि सत्य का स्थान ले सकता है यदि उसका परिणाम सार्वजनिक कल्याण, मतलब वो अच्छे के लिए किया गया हो। अभी मैं इसका एग्जाम्पल दूंगा आप लोगों को, बहुत सारे एग्जाम्पल आप लोगों ने अपने आसपास ही यूज़ किए होंगे, आपके
मॉम डैड ने भी यूज़ किए होंगे अच्छी चीज़ें कराने के लिए आपसे, ठीक है, तो वो अच्छा नहीं माना जाता। लेकिन अगर असत्य से किसी का शोषण होता है या गलत प्रभाव पड़ता है तो वो कभी भी सत्य का स्थान नहीं ले सकता। तो यहाँ पे बात क्या कही गई है, असत्य भी सत्य का स्थान ले सकता है यदि उसका परिणाम निष्कलंक सार्वजनिक कल्याण हो, ठीक है। अब असत्य के बारे में हम लोगों ने जाना। अब जैसे कोई केस स्टडी ले लीजिए कि जैसे मान लीजिए आप एक पुलिस ऑफिसर हैं, ठीक है। अब आप पुलिस ऑफिसर हैं और एक चौराहे पर एक एक्सीडेंट हो गया है, ठीक है। लोगों ने जाम लगा रखा है, बहुत ढेर सारी भीड़ इकट्ठा हो गई है और एक्सीडेंट हुआ। पुलिस वाले आए, आने के बाद उन्होंने देखा कि जिस व्यक्ति का भी एक्सीडेंट हुआ है बहुत सारी भीड़ भी है, लोग भी हैं, देख रहे हैं, और उन्होंने अपने बॉडी को कब्जे में ले लिया। उन्होंने देखा कि उसकी डेथ हो गई है। लेकिन अब उन्होंने क्या बोला, बोलना नैतिक कर्तव्य है कि उनको सत्य बोलना चाहिए, लेकिन उन्होंने क्या किया, एक सार्वजनिक कल्याण के लिए कि वहाँ पर चीज़ें ठीक रहें, परिवहन व्यवस्था ठीक रहे, लोग उग्र भीड़ में परिवर्तित ना हो जाएं, कोई हिंसा ना हो, कोई सांप्रदायिक संघर्ष ना हो, इस वजह से उन्होंने झूठ बोला। झूठ क्या बोलते हैं कि अभी व्यक्ति जिंदा है, अभी दवा हो रही है। तो उन्होंने क्या किया, वहाँ पर असत्य बोला, और असत्य ने क्या किया, उस असत्य ने सत्य का स्थान ले लिया, ठीक है। क्यों लिया, क्योंकि वह कार्य जो किया गया था वह अच्छे के लिए किया गया था। पुलिस वाले ने जो बोला कि इसकी डेथ अभी नहीं हुई है, यह सत्य था, लेकिन वो सभी की भलाई के लिए किया गया था, इसलिए वह कार्य अच्छा था, ठीक है। अब दूसरा एग्जाम्पल, आप इसमें एग्जाम्पल देखिए, आप जब एग्जाम्पल के माध्यम से आप चीज़ों को बताएंगे तो वो चीज़ें बहुत अच्छी होंगी, ठीक है। अब जैसे देखिए कि एक असत्य जो होता है, जैसे एक झूठ जो होता है, वह कभी सच जो ट्रुथ जो होता है उसका स्थान कब नहीं लेता, ठीक है। ये आपको देना है कि कब नहीं लेता है। तो जैसे मान लिया कि आपने अपने स्वार्थ के लिए बोला कि आप ऐसा करो, अपने फ्रेंड से बोला कि यार तुम पॉलिटी की लक्ष्मीकांत मत पढ़ो, वो बेकार बुक है, तुम दूसरी कोई बुक पढ़ो। आपने उसको दूसरी बता दी, खुद अपने लिहाज से पढ़ने लगे, ठीक है। उसका रिजल्ट आया, वो फेल हो गया। तो आपने क्या किया, आपने असत्य बोला और उसका परिणाम क्या हुआ, उसका चीज़ें गलत हुई। तो ये क्या हुआ, ये कभी भी असत्य सत्य का स्थान नहीं लिया। अब यहीं पे दूसरा एग्जाम्पल, असत्य सत्य का स्थान कब ले लेगा, कि जैसे आपके मम्मी पापा ने ही बोला होगा, घर में कई बार बोला होगा कि आपसे बोले होंगे कि चलिए आप मुझे 10th में जब आप मुझे 85% या 90% या 95% ले आओगे तो आपको मैं यहाँ ले चलूँगी या ये गिफ्ट मिलेगा। वो प्रेरित करते हैं बोलने के लिए, ठीक है। बहुत से मॉम डैड हुए, दिया भी होगा, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, एक झूठ के तौर पे जैसे असत्य बोल के आपसे काम करवाया गया, ठीक है, आपके ही भले के लिए। तो वो क्या है, वो आपका असत्य एक सत्य के रूप में हो गया। तो ये चीज़ें, असत्य जो होता है सत्य का स्थान ले भी लेता है और नहीं लेता। नहीं कब नहीं लेता, जब उसका शोषण हो रहा हो, जो जी चीज़ बोली गई है उसका शोषण हो रहा। चलिए अब अगला एग्जाम्पल भी देख सकते हैं कि वर्तमान युग से भी जोड़ के एक देख सकते हैं कि जैसे वर्तमान में वर्तमान वातावरण जो है, जो हमारे लोग हैं वो बहुत ही जीवन यापन जो कर रहे हैं वो भय की स्थिति में कर रहे हैं। अब यदि कोई एक देश या सभी देश मिलकर एक घोषणा कर दे, क्या घोषणा कर दे कि जो जिनके पास भी, जिन देशों के पास में भी, आपका रूस हो गया, अमेरिका हो गया, चाइना हो गया, इंडिया हो गया, ये सारे, जापान हो गया, जर्मनी हो गया, तो ये सारे देश मिलकर एक असत्य झूठ बोलें, मतलब एक असत्य घोषणा करें। क्या घोषणा करें कि जो देश हैं, शक्ति संपन्न देश हैं, सभी शक्ति संपन्न देश परमाणु हथियार समाप्त कर दिए हैं। अब इस झूठ से उन्होंने एक असत्य वर्ड बोला गया वैश्विक परिदृश्य में, तो उससे हुआ क्या, लोगों के बीच एक शांति का वातावरण उत्पन्न होने लगा
और भय के वातावरण से मुक्ति मिलने लगी। अब अभी हाल ही में बहुत सारी दिक्कतें आई, चाइना से अमेरिका का तनाव बढ़ रहा है और नॉर्थ कोरिया से भी तनाव बढ़ रहा है। तो ऐसी स्थिति में अगर सभी लोग एक ही असत्य बात बोल दें कि हाँ सभी शक्ति संपन्न देश अपनी जो परमाणु हथियार हैं उनको समाप्त कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा, विश्व में एक शांति का माहौल बनेगा और जो असत्य है यहाँ पर सत्य का स्थान ले लेता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने जो डेली लाइफ है, डेली जीवन यापन है, तो वो डेली लाइफ में आप लोग एग्जाम्पल को देख सकते हैं। तो एग्जाम्पल से आप जितने अच्छे एग्जाम्पल देंगे आप उतना ही बेहतरीन आंसर लिखेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को करना क्या है, आप जितने अच्छे आपके भी दिमाग में, भाई देखिए सबके सोचने समझने की क्षमता अलग अलग है। जितने व्यक्ति भी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो अब मान लीजिए 200 व्यक्ति देख रहे हैं, तो 200 में से 200 व्यक्ति का दिमाग अलग अलग तरीके से काम करता है। कोई किसी तरीके से सोचता है, कोई किसी तरीके से सोचता है, तो होगा क्या, सबके आंसर अलग अलग आएंगे। अगर आप अपनी मौलिकता में आते हैं, ठीक है, वर्ड लीजिए, वर्ड जो मैं बोल रहा हूँ उनको यूज़ करिए, लेकिन जो मौलिकता होनी चाहिए वो आपकी खुद की होनी चाहिए कि आपको सोचना होगा थोड़ी देर कि हाँ इसमें हम और बेहतरीन क्या कर सकते हैं। अगर डेली आप लिखने से पहले थोड़ा सा सोच लीजिए कि हम इसमें बेटर क्या कर सकते हैं, बस वो एक दिन की एक छोटा सा चीज़ ही आपको 30 दिन के बाद, 3 महीनों के बाद बेहतरीन बना देगी, सबसे बेस्ट बना देगी। ठीक है, तो ये सोच के आप लोगों को कार्य करना है। अब वर्तमान युग का भी एग्जाम्पल है, बस इसमें एग्जाम्पल देते हुए आपको चीज़ों को बताना है कि असत्य जो है किस समय स्थान लेता है, किस समय वह स्थान नहीं लेता है। तो असत्य जो है सत्य का स्थान लेता है यदि उसका जो परिणाम है वो सार्वजनिक कल्याण हो, सबका हित हो। गांधी जी ने सर्वोदय की भी अवधारणा की बात कही थी। ठीक है, एक अच्छे समाज को बनाना चाहते थे। अब लास्ट में आपको निष्कर्ष जो देना है, ठीक है, निष्कर्ष जो देना है, निष्कर्ष में क्या देना है कि जैसे जीवन की जो विकट स्थितियां हैं, यदि उनमें असत्य से समाज के कोई लाभ होता है या हित होता है, कोई व्यापक हित होता है, तो वो असत्य असत्य नहीं रहता, वो सत्य बन जाता है। ठीक है, और अगर कोई असत्य बोलता है उससे किसी की हानि होती है, व्यापक प्रभाव पड़ता है, शोषण होता है, बुरा प्रभाव पड़ता है, तो वो फिर असत्य कभी भी सत्य का स्थान नहीं ले सकता, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और निष्कलंक एवं सभी प्रकार के सार्वजनिक कल्याण जैसे सर्वोदय को स्थापित करना है, ना कि उपयोगिता की दृष्टि से कुछ के शोषण पर अधिकतम के कल्याण की स्थापना करना। तो ये सारी चीज़ें इन्हीं चीज़ों को बताती है। तो अच्छे से आप लोगों को निष्कर्ष भी दीजिए, बताइए, दोनों पक्ष और विपक्ष दोनों चीज़ों को आप लोगों को बताना है और एक अच्छा बेहतरीन उत्तर लिखना है। लिखकर आप लोगों को मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करना है। सेंड करने के बाद मैं सभी के जो भी प्रश्न लिख के मेरे पास मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आएंगे, उसको पीसीएस एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगा, जिसे आप लोगों को ज़रूर देखना है, सभी को देखना है। ठीक है, चलिए ठीक है, अच्छे से क्वेश्चन लिखते रहिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सुनने के लिए।